सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनओएस की क्लास 12 से सब्जेक्ट रहेगा हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 इसकी संख्या है, जिसका नाम है चैप्टर का 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य। तो 750 से 12 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर की शुरुआत के साथ यह रहेगा पार्ट नंबर 1, मतलब इस वाले चैप्टर का भाग 1। और इसके बाद इसके 2-3 भाग और आएंगे, जिसमें हम इसके आगे जितने भी टॉपिक होंगे इस चैप्टर के अंदर उनको समझेंगे। तो चलिए इसमें हम चैप्टर को अपने समझते हैं। तो थोड़ा सा आप एक बार ध्यान लगाएं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और चैप्टर का नाम क्या है। देखिए, जैसा कि नाम बता रहा है 750 से लेकर के 1200 ईस्वी मध्य भारत का परिदृश्य। साधारण शब्दों में कहें इस बात को तो 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य, मतलब इस समय के बीच में भारत में क्या स्थिति थी, कौन कौन से राजवंश आए थे, कौन कौन से वंशों ने कौन कौन सी जगहों के भारत पे शासन करा, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रहीं, और इतिहास के दृष्टिकोण से जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस समय के मध्य में घटी हैं, जो कि 750 से 1200 ईस्वी का समय है, उन सब बातों को हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे, जिनका मतलब है कि हम इस वीडियो में इन सब बातों को समझेंगे बारी बारी से। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले इस वीडियो की या इस चैप्टर की हमें थोड़ा सा अपने इससे पहले वाले लेक्चर को याद करना होगा कि हमने उसमें क्या देखा था। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, कि एक ऐसा समय था कि पहले एक गुप्त वंश था। गुप्त वंश के बाद यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरती है, जो लगभग उत्तर भारत पे शासन करती है, मतलब इस वाली लाइन से ऊपर वाले एरिया पर ऑलमोस्ट लगभग सारे एरिया पर जो शासन करके निकलती है, एक शक्ति आती है। उस शक्ति का नाम था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, इस बारे में हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में अच्छे से समझ चुके हैं। बस थोड़ी सी एक भूमिका बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ये वाला चैप्टर एक इसका कनेक्शन समझ में आ जाए कि ये चैप्टर एकदम से कहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले पुष्यभूति वंश था। ठीक है, पुष्यभूति वंश का शासन था लगभग उत्तर भारत में, और इस वंश का जो एक प्रतापी राजा था, जो सबसे ज्यादा ताकतवर या शक्तिशाली, या जिसने अपने समय पर इस पुष्यभूति वंश की सीमा में या साम्राज्य में विस्तार करा, कहने का मतलब है इसी शासक ने लगभग बहुत सा एरिया जीता भारत का, जिसे पुष्यभूति वंश के अंतर्गत लाया। तो उस शासक का नाम आप सभी को अच्छे से याद होगा, उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। और इस हर्षवर्धन का जो समय काल रहा है, मतलब जब तक हर्षवर्धन था तब तक तो ठीक है भाई, तब तक तो कहानी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उसके बाद जो है एक तरह से ये पुष्यभूति वंश का भी समाप्ति देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखिएगा, जो हर्षवर्धन है, ये लगभग कहा गया है कि 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के साथ ही जो ये पुष्यभूति वंश था, इसका पतन हो जाता है, इसका डाउनफॉल हो जाता है। और हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का। इसके बीच की कहानी पढ़ रहे हैं हम सिंपल भाषा में, ये मतलब इस चैप्टर का। लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन लगभग मान के चलो 650 ईस्वी में मर गया है। तो इसकी मृत्यु के बाद छोटे मोटे शासक रहे होंगे, तो उनके बारे में इतिहास में ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है। तो हमारा मेन टॉपिक है 750 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य। और अगर आपको याद हो तो इस जगह पर कन्नौज था। इसी कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है,
इसी कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था और यह कन्नौज को लेकर के ही इस कन्नौज को लेकर के ही इतिहास में एक महत्वपूर्ण संघर्ष होता है, एक युद्ध होता है, जिसके बारे में भी हम लोग इस वाले चैप्टर में समझेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो पुष्यभूति वंश था वो एक तरह से आप समझिए समाप्ति की कगार पे था और उसका पतन कुछ ही समय पश्चात हो जाता है हर्षवर्धन की मृत्यु के। और उसके बाद जो वंश आ रहे हैं हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो ये कन्नौज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि कन्नौज पर एक समय पर यह था कि हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, मतलब हर्षवर्धन यहाँ पर शासन करा करता था। और इस हर्षवर्धन के शासन करने के साथ साथ एक बात काफी प्रसिद्ध थी कि भाई अगर तुम्हें इस उत्तर भारत मतलब इस वाले जोन में इस वाले मतलब इस लाइन से ऊपर जो ये ब्लैक लाइन है, अगर इस लाइन से ऊपर वाले उस पर तुम्हें शासन करना है तो तुम भाई कन्नौज को जीत के दिखा दो। अगर तुमने कन्नौज पर अपनी विजय हासिल कर ली तो तुम्हें माना जाएगा कि तुम उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति हो। तो ये भी एक कारण रहा, इस कन्नौज के लेकर के कई प्रकार के युद्ध होंगे जो आप देखेंगे। और इस कन्नौज का एक तो ये राजनीतिक पक्ष हो गया कि ये काफी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इस कन्नौज में और क्या विशेषता थी कि इसको लेकर के युद्ध होंगे, वो सब बातें हम थोड़ी देर बाद इसमें समझेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ी सी एक कहानी समझा दी कि ऐसा ऐसा हो गया है। और आप ये समझिए कि जहां पर अभी पुष्यभूति वंश का शासन था पूरा, हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही ये सब शासन यहाँ पर समाप्त हो जाता है और उत्तर भारत में एक नई शक्तियों का उदय होता है। उन्हीं उत्तर भारत की शक्तियों में कुछ शक्तियों के हम बारे में देखेंगे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। तो ये जो गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है, गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर एक शक्ति थी, मतलब यहाँ पर एक वंश था जिस वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आ गया आपका गुजरात प्लस राजस्थान वाला एरिया जो ये ब्लू कलर से हाईलाइट करा हुआ है। यहाँ पर एक शासन था जिसका नाम था, मतलब एक वंश था, यहाँ पर था गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है भाई, यहाँ पर था गुर्जर प्रतिहार वंश। ये सब हम बातें कब की समझ रहे हैं आपको भूलना नहीं है, ये सब कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन के बाद की। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद भारत में क्या स्थिति थी। ठीक है, वहां पर ये था। और भारत के इस वाले कोने पर जो ये लाल रंग से दर्शाया गया है आपको, मतलब आज का बांग्लादेश प्लस बिहार वाला जो एरिया है, यहां पर था आपका एक पाल वंश। यहां पर था आपका एक पाल वंश। गुजरात प्लस राजस्थान वाले एरिया में भाई आपका है गुर्जर प्रतिहार वंश। पाल वंश है आपका बिहार प्लस बंगाल वाले एरिया में। ठीक है, और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में इस वाले क्षेत्र में जहां पर पहले वातापी के चालुक्य थे, यहां पर एक नई शक्ति आ जाएगी और इसका नाम हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा भाई, आपने यह देखा कि जहां पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पुष्यभूति वंश का जहां पर पतन होता है, इसके पतन के बाद भारत में छोटी छोटी शक्तियों का उदय होता है। और उन्हीं छोटी शक्तियों में जो ज्यादा महत्वपूर्ण तीन शक्तियां हैं उनके हमने यहाँ पर नाम देखे हैं। और उन तीनों के नाम क्या हैं, एक का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरे का नाम क्या है, पाल वंश।
और तीसरे का नाम क्या है, राष्ट्रकूट वंश। तो ये 3 वंश हैं जिनके बारे में हमने अब अध्ययन करना है मुख्य तौर पर, और इन्हीं के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे इस वाले पार्ट में कि क्या क्या इन वंशों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे सिलेबस में हमको समझनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश को शुरू करने से पहले एक बात हम समझते हैं। आप देखिए, इस वाली जगह पर आ गया गुर्जर प्रतिहार वंश, यहां पर आ गया पाल वंश, और ये आ गया हमारा राष्ट्रकूट वंश। ये वाला एरिया है कन्नौज का। ध्यान से समझना, एक ही बारी में बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये वाला एरिया है कन्नौज का। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ब्राउन कलर से। तो ये ब्राउन वाला एरिया है भाई तुम्हारा कन्नौज का एरिया। ठीक है, अब होता क्या है कि इतिहास में ठीक है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो होता क्या है भाई कि इस कन्नौज पर शासन करने को लेकर के इन तीनों वंशों के बीच में युद्ध होगा। किन तीनों के बीच में भाई? एक तरफ होगा ये पाल वंश, हाँ ठीक है, एक तरफ होगा आपका पाल वंश, एक तरफ होगा आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, और एक तरफ होगा आपका राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों वंशों की लड़ाई होगी आपस में। ध्यान से समझिए, कन्नौज पर शासन स्थापित करने को लेकर या कन्नौज की प्राप्ति को लेकर के इन तीनों शक्तियों या इन तीनों वंशों के मध्य या आपस में एक संघर्ष होगा, एक युद्ध होगा इस कन्नौज की प्राप्ति को लेकर। मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश भी चाहता है कि भाई मैं कन्नौज पर शासन स्थापित करूं, राष्ट्रकूट वंश भी चाह रहा है दक्षिण से कि मैं इस पर शासन स्थापित करूं, और यहां पर से ये पाल वंश भी चाह रहा है कि मैं कन्नौज को जीतूं। अब लेकिन सवाल ये आता है कि भाई इस कन्नौज पर क्यों, ये कन्नौज में क्या है ऐसा जो सबके सब इसको जीतना चाह रहे हैं। तो इस बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि कन्नौज को लेकर के इतनी ड्रामे क्यों हो रहे हैं कि कन्नौजी को जीतना है। तो आप एक बात समझिए, सबसे पहली बात कि ये एक राजनीतिक वर्चस्व का प्रतीक था। मतलब ऐसा कहा जाता है था कि भाई तुमने अगर कन्नौज पर शासन स्थापित कर लिया, अगर कोई भी वंश कोई भी राजा जाके कन्नौज वाले एरिया को जीत लेगा तो उसे उत्तर भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण या ताकतवर शक्ति के रूप में अपनाया जाएगा या माना जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि हर्षवर्धन एक समय पर यहाँ का शासक है, तो भाई अगर एक समय पर हर्षवर्धन ने इसको अपनी राजधानी बनाया और आपने अगर आज कन्नौज जीत लिया तो आप हर्षवर्धन के समान आप प्रतापी राजा माने जाओगे और उत्तर भारत के आप एक शक्तिशाली शक्ति माने जाओगे। उत्तर भारत ये ब्लैक लाइन से ऊपर वाला एरिया है, इससे ऊपर जितना भी एरिया होगा ये सब उत्तर भारत का क्षेत्र कहलाया जाएगा। तो इस वाले पूरे एरिया पे ये पूरा जितना भी आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये सारा का सारा ये पूरा एरिया इस लाइन से ऊपर जितना भी भारत का नक्शा दिख रहा है, अगर यहाँ पर आपको अगर एक महत्वपूर्ण शक्ति बनना है उत्तर भारत की तो भाई तुम एक बार कन्नौज को जीत के दिखा लो। तो ये भी एक कारण था। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार प्लस वाणिज्य के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण था। अब व्यापार प्लस वाणिज्य के रूप से ये महत्वपूर्ण क्यों था, इस बात को आप ऐसे समझिए कि जो कन्नौज वाला क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा यहां पर साफ करते हैं। हाँ, तो ये जो कन्नौज वाला क्षेत्र है, यहाँ पर की जो भूमि है, इस जगह की जो जमीन है भाई, ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि मैं आपको इससे पहले वाले
पार्ट में भी समझा चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर आपकी गंगा यमुना नदी का ये दोआब वाला क्षेत्र है। मतलब आप समझिए कि गंगा और यमुना नदी इसके साइड में बहती हैं और उस कारणवश यहाँ की जो भूमि है, वहाँ की जो भूमि है ये काफी उपजाऊ है, तो कृषि के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ये बात आप समझिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ से उत्तरापथ प्लस दक्षिणापथ का भी एक तरह से आप समझिए इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब उत्तरापथ और दक्षिणापथ भी यहीं से गुजरते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि भाई ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ क्या है। वैसे तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी समझा रखा है, एक बार थोड़ा फिर से इसको समझ लो। देखो, यहां से होकर के ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, आप ये समझो पहले, ठीक है। और ये लाइन यहां से होकर के इधर तक जा रही है। एक लाल रंग की लाइन देखना आप, जो दिखा रहा हूं, ये लाइन इधर से होकर लगभग दक्षिण भारत तक। तो ये जो रेड कलर की लाइन है, ये रास्ते समझिए आप, ये रास्ते हैं, और इस रास्ते का नाम क्या है? दक्षिणापथ। और ये ब्लू वाले रास्ते का नाम क्या है? उत्तरापथ। तो ये दो रास्ते हैं, जैसे पथ नाम से आप समझ ही रहे हैं कि रास्ते को बोलते हैं। तो एक उत्तरापथ है और एक दक्षिणापथ है, और ये दोनों रास्ते आपके कन्नौज को होकर के ही गुजर रहे हैं। मतलब अगर आप ये समझेंगे कि अगर आपको यहाँ से बाहरी देशों में व्यापार करना है, तो भाई जो मेन रोड है वो यहीं से गुजर रही है। भारत के अंतर्गत करना है तो अभी ये रेड वाला रास्ता यहाँ से निकल रहा है। ये कई बंदरगाहों को छू रहा है। मतलब देखो, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर भी है, इधर भी है। तो इस कारण भी इसकी बहुत महत्वता थी कन्नौज की, क्योंकि उत्तरापथ और दक्षिणापथ का ये एक तरह से मुख्य बिंदु पर स्थित था ये। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि ये एक इस प्रकार से कन्नौज को लेकर के क्यों इतनी जद्दोजहद करी जा रही है कि भाई कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करना है। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि कन्नौज को लेकर के क्यों इतनी लड़ाई करी जा रही है। तो आइए अब इसमें हम समझते हैं आगे क्या क्या बातें हमें देखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के मध्य युद्ध होता रहता है, आपस में युद्ध चलता रहता है। तो इसी युद्ध को एक संज्ञा दी गई त्रिपक्षीय। ठीक है, इसी को कहा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। इसको दोबारा से यहां पर रब करके लिखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रि मतलब तीन पक्षीय संघर्ष। तो इसी नाम से आपको समझ जाना चाहिए। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन शक्तियों के मध्य युद्ध हुआ था, तो आप बताएंगे राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कन्नौज पर शासन स्थापित या कन्नौज की प्राप्ति को लेकर के। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे 750 से 1200 ईस्वी के मध्य ये शक्तियां आपस में लड़ रही हैं, तो इतिहास में इसको पहले एक संज्ञा दी गई कि एक अंधेर युग या अंधेर काल कहा गया। इस कारणवश, क्योंकि ये शक्तियां जो हैं छोटी छोटी आपस में ही लड़ रही हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और लेकिन बाद में जब इसकी गहराई से अध्ययन करा गया तो देखा गया कि भाई इस समय पर ऐसा नहीं है कि खाली बस ये लड़ाई झगड़े ही आपस में लड़ रहे हैं, बाकी भी बहुत सी उपलब्धियां हैं जो इस समय पर हुई है। जैसे कला के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हुई, प्लस साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियां हुई।
ठीक है, कला के क्षेत्र में हुई, साहित्य के क्षेत्र में हुई। और आप देखेंगे अगर इसी समय पर मंदिर स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। वो सब बातें हम इस वीडियो में आगे वाले चैप्टर के जो इसमें पार्ट आएंगे उसमें समझ जाएंगे आप, ये कला, साहित्य, मंदिर और स्थापत्य कला वाली चीजें क्या क्या इस समय पर घटित हुई। तो जैसा पहले मैंने आपको बताया कि ये लोग इसे अंधेर युग का नाम दिया गया, लेकिन बाद में जब देखा गया, गहराई से अध्ययन करा गया, तो ये सब चीजों का भी इसमें महत्व हुआ कि इस समय की देन है भाई। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उत्तर बहुत सी इन्होंने प्राप्तियां करी, मंदिर स्थापत्य कला में भी इन्होंने बहुत सी चीजों में प्राप्ति करी। तो इस समय को इन्होंने अंधेर युग ना कह करके प्रभावशाली काल कहने का नाम दिया। प्रभावशाली काल, प्रभावशाली काल की संज्ञा दी गई, मतलब प्रभावशाली काल कहा गया। पहले अंधेर युग कहा था क्योंकि इस आधार पे की छोटी छोटी शक्तियां थी, भारत के अनेक अनेक कोनों में स्थापित हो चुकी थी और कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो भारत के लगभग एक पूरे बहुत बड़े पोर्शन पर शासन स्थापित कर रही थी। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि अंधेर युग कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में, मतलब इस समय में कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मंदिर स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत सी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। तो इसका नाम अंधेर युग से हटा करके प्रभावशाली काल कहना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब बातें आपने देख ली थोड़ी बहुत, और अब हम लोग इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। किसके बारे में भाई? हमारा मेन मुद्दा रहेगा त्रिपक्षीय संघर्ष, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। आपको ये अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि परीक्षा में इससे सवाल बनने के संजोग 100% बनते हैं। तो ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में हम देखेंगे सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, इस वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो लेकिन एक बात आप और समझिए, जैसे कि हमारे इसमें बताया गया हमको कि हम 750 से 1200 ईस्वी के मध्य का भारत पढ़ रहे हैं। ये बात आप भूलिएगा मत। इसको हम 2 चरणों में पढ़ेंगे, मतलब पहले में हम पढ़ लेंगे 750 से 1000 के बीच में समय, प्रथम चरण, फिर 1000 से लेकर के 1200 ईस्वी का समय। तो ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, इन 2 फेजेस में, मतलब 2 चरण में हम इसको समझेंगे। इस पहले वाले चरण में हम 3 शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने भी आपको बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, और 1-2 शक्तियां और हैं जो दक्षिण भारत की हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो 3 शक्तियां हैं, ये भारत की जो सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 शक्तियां थी, ये शक्तियों में एक तरह से इनका पतन होना शुरू हो जाता है, और इन शक्तियों के पतन के साथ ही इनके जो सामंत थे, जो इनके अंतर्गत कार्य करा करते थे, या आप ऐसा देखेंगे कि जो छोटी छोटी शक्तियां थी वो लोग भी अपना शासन स्थापित कर लेंगे। ठीक है, तो वो वाली शक्तियों का जो उदय होगा वो हम 1000 से 1200 ईस्वी के मध्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इसको एक हल्का सा याद रखें, मेन फोकस अपना इस पर रखेंगे। अब हम गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे। अब इस वंश का भाई सबसे पहली बात कि संस्थापक कौन था। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था। तो भाई इस वंश का जो इतिहास में है वो है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र है इस वंश का संस्थापक। लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि जो वास्तविक संस्थापक है, जो वास्तविक संस्थापक का नाम दिया गया, वो दिया गया आपके नागभट्ट को। नागभट्ट। तो भाई गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। और वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? वास्तविक संस्थापक कहा गया आपका नागभट्ट को। ठीक है भाई, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आप ये समझ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस वंश के बारे में और बातें कि ये एक
राजपूत वंश है, राजपूत वंश है। ठीक है। संस्थापक हरिश्चंद्र है, वास्तविक संस्थापक नागभट्ट है। ठीक है। अब वास्तविक संस्थापक नागभट्ट के बारे में एक बात यह है कि इसने एक अरबी शासक था, एक अरबी शासक था जिसका नाम था जुनैद। इस जुनैद को नागभट्ट ने हराया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसी वंश का एक महत्वपूर्ण राजा है जिसका नाम है वत्सराज। वत्सराज। और इसी वत्सराज को श्रेय दिया जाता है कि इसने गुर्जर प्रतिहार वंश का जो साम्राज्य विस्तार है वह इसी ने करा। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू करने का अगर हम किसी को श्रेय देते हैं या कहते हैं कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष किसने शुरू करा था, तो वह कहा जाता है किसको? आपका वत्सराज को, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक है। तो वत्सराज त्रिपक्षीय संघर्ष का शुरुआत, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत इसी के द्वारा करी गई थी जिसका नाम था वत्सराज, और ये था गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। और तो ये आपको याद रखना है वत्सराज। और इसी वंश का एक और महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज इसी वंश का एक शासक है, मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का एक और शासक है जिसका नाम है मिहिर भोज। और इस मिहिर भोज की प्रशंसा की है एक अरबी यात्री या विद्वान कह लीजिए, जिसका नाम था सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान ने इसकी प्रशंसा की है। इसके बारे में यह कहा गया है कि इसने अपनी क्षेत्र की लुटेरों से और लूटमार से सुरक्षा की है। ठीक है, किसने? मिहिर भोज ने। इसकी प्रशंसा के बारे में किसने लिखा है? सुलेमान ने। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और किस किस हिसाब से कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हैं जिनका हमारे सिलेबस में वर्णन है, और हम उन्हीं सबको पढ़ेंगे। वैसे तो अगर हम गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ें तो ये अपने आप में ही एक 2-3 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, लेकिन फायदा उसका कुछ नहीं है क्योंकि जितना आपके सिलेबस में है हमें सिर्फ वही कवर करना है। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में है वो तो 100% मैं आपको समझा ही रहा हूँ, साथ साथ थोड़ी बहुत जो उनकी भूमिका बनाने के लिए जो बातें हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ, तो आप ध्यान से इनको समझा करें। ठीक है, तो ये मिहिर भोज था। ठीक है, मिहिर भोज था एक महत्वपूर्ण शासक। अच्छा, इसी वंश का एक अंतिम शासक है, एक लास्ट शासक है, उसका आप नाम देख लें, और उसी के बाद ये टॉपिक हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड जो बातें हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी वंश का एक अंतिम शासक है जिसका नाम है यशपाल। यशपाल, ये इस वंश का अंतिम शासक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमने यही देखा कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है एक तरह से ये राजपूत वंश था। राजपूत वंश के साथ साथ आप ये भी कह लीजिए कि ये अपने को लक्ष्मण के वंशज कहते हैं। लक्ष्मण के वंशज, मतलब लक्ष्मण के वंशज का मतलब यह हुआ कि जो गुर्जर प्रतिहार में अगर आप प्रतिहार शब्द का अर्थ देखें तो प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल या संरक्षण या किसी को प्रोटेक्शन देना, और लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए प्रोटेक्शन का कार्य करा था, उनकी सुरक्षा का कार्य करा था, तो इसलिए गुर्जर प्रतिहार वाले अपने आप को लक्ष्मण के वंशज कहते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस गुर्जर शब्द का मतलब देखें तो इस गुर्जर शब्द का मतलब होता है गुजरात प्लस राजस्थान। तो भाई
गुर्जर शब्द से ही इसकी उत्पत्ति होती है कि गुजरात प्लस राजस्थान वाला वंशज है, ये इनकी शुरुआत वहां से होती है। ठीक है, और इसी वंश का जो संस्थापक हमने समझा था वो था हरिश्चंद्र। ठीक है, बाद में हमने देखा कि जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक है, जिसने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करे इस वंश को बढ़ाने में, उसका नाम था नागभट्ट। और इस नागभट्ट की एक उपलब्धि यह थी कि इसने अरबी शासक जुनैद को भी हराया था। इसी वंश के शासकों के क्रम में एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम था वत्सराज, और इसी के द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष का शुरुआत करा गया था। और जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था ये किस लिए था, मैंने आपको अभी बताया कि कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करने को लेकर के ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में मैंने आपको इससे पहले बताया कि उत्तर भारत की एक और शक्ति जिसमें पाल वंश था और दक्षिण भारत की एक शक्ति जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश, इन दोनों के साथ मतलब वत्सराज एक तरफ गुर्जर प्रतिहार, दूसरी तरफ राष्ट्रकूट और एक तरफ पाल वंश, इन तीनों के मध्य में संघर्ष होता है जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी गई थी। और अगर हम बात करें कि भाई इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजेता कौन रहता है, मतलब कि फाइनली कौन जीत पाता है इस संघर्ष में, तो आप एक बात ये देखिए, विजेता जानने से पहले आप ये समझिए कि ये जो युद्ध था ये लगभग ऐसा कहा जाता है कि 150 साल तक चला था। ये युद्ध मतलब ये संघर्ष 150 साल तक चला। शुरुआत तो कर दी भैया यहाँ पर किसने, वत्सराज ने। फिर वत्सराज के बाद जो अगला राजा आया, इधर से राष्ट्रकूट का अलग राजा, मतलब जो अब पीढ़ी दर पीढ़ी वो लड़ाई चलती रहेगी। और ऐसे चाह जाता है कि 150 साल तक ये लड़ाई चली और फाइनली इसमें विजेता कौन बना, विजेता बनता है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश फाइनली इसमें विजेता कहलाता है, मतलब कन्नौज को ये लोग जीत लेते हैं, कन्नौज पर फतेह। अब कन्नौज इनका बन गया है। ठीक है, तो कन्नौज पर अंतिम रूप से विजय किसकी हो जाती है, गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो ये कुछ बातें थी जो हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में समझी, जितना आपके सिलेबस में था। सिलेबस को तो हमने ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट करा है, वहीं साथ साथ हमने 2-4 और आपको बातें बताई हैं जिससे कि आपको इसकी पृष्ठभूमि या थोड़ी बहुत जो कनेक्शन होता है पूरी कहानी का वो समझने में आसानी हो। चलिए अब गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद हम इसमें देखते हैं अगले वंश के बारे में, जो कि है आपका पाल वंश। पाल वंश। अब इस पाल वंश का जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये लोग भारत के नक्शे में किस तरफ थे, तो इस तरफ जो ये वाला एरिया है जो मैंने डार्क सर्कल करा है येलो कलर से, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस वाले एरिया का जो ये आज का आपका बांग्लादेश वाला एरिया है और प्लस बिहार वाला एरिया, यहाँ पर आपने देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक गौड़ वंश का शासक था, मतलब गौड़ वंश का शासन था। और इस गौड़ वंश का एक राजा था जिसका नाम था शशांक। शशांक की मृत्यु के बाद ये गौड़ वंश वाला एरिया आ गया था किसके अंतर्गत, ये आ गया था भाई पुष्यभूति शासन के अंतर्गत। लेकिन जहां पुष्यभूति वंश का ही पतन होता है तो यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है इस गौड़ वंश वाले एरिया में कि यहाँ पर एक अराजकता का माहौल फैल जाता है। अराजकता का माहौल से तात्पर्य यह है कि वहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है, जो शक्तिशाली है वो निर्बल लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, लूट मार मची हुई है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिस पे जितनी ताकत है वो कमजोर आदमी के ऊपर अपना बल का प्रयोग करके उसके साथ उसका शोषण कर रहा है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र पर। तो इसी परेशानी से परेशान होकर के यहाँ के लोगों ने ये बिहार और बंगाल वाले एरिया में जहां पर गौड़ वंश के शासक हुआ करते थे किसी जमाने में, तो यहाँ के लोगों ने एक जन सहमति से आपस में सहमति से इन सब ने एक गोपाल को अपना संरक्षक के रूप में, अपने राजा के रूप में, उसको अपने स्वामी के रूप में चुना। स्वामी या राजा के रूप में इन लोगों ने, आम जन ने अपनी सहमति से इसको चुन लिया कि भाई अब तुम हमारे राजा हो, तुम हमारे लिए हमारी सुरक्षा करोगे, हम सब तुम्हारे अधीन हैं। तो यहीं पर से पाल वंश की शुरुआत होती है और इस पाल वंश का जो संस्थापक है वो कहलाया जाता है गोपाल। ठीक है, तो गोपाल को आप समझ चुके हैं, पाल वंश का संस्थापक। और इस गोपाल का एक पुत्र होता है भाई, गोपाल का पुत्र
पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम है आपका धर्मपाल। पुत्र का नाम है धर्मपाल। पुत्र का पुत्र मतलब धर्मपाल का पुत्र, और इसका गोपाल का पौत्र, इसका मतलब पोता। उसका नाम होता है देवपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक कहलाया जाता है। संस्थापक गोपाल का पुत्र धर्मपाल और धर्मपाल का पुत्र देवपाल, इन दोनों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करे। इन दोनों ने साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करे, साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, अभी आपने जैसे देखा, यहां पर जरा ध्यान दें, जब हमने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा तो इस वंश में हमने देखा कि ये वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करी। तो जिस टाइम वत्सराज इधर से लड़ रहा है, इसके समकालीन यहां पर कौन आ रहा है? तो यहां पर आ रहा है धर्मपाल। जहां गुर्जर प्रतिहार वंश वत्सराज आ रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए, और वहीं पर पाल वंश की तरफ से धर्मपाल आ रहा है। यह बात आपको याद रखनी है। धर्मपाल के बारे में कुछ बातें कि इसने एक विश्वविद्यालय बनाया। इस विश्वविद्यालय का नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मतलब विक्रमशिला की यूनिवर्सिटी इस नाम से है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब यहां पर पढ़ाया क्या जाता है? यहां पर पढ़ाया जाता था बौद्ध धर्म से संबंधित। धर्मपाल खुद एक बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फॉलोवर था इस बौद्ध धर्म का। ठीक है। साथ ही साथ पाल वंश के दौरान कई सारे मंदिर प्लस विहारों का भी निर्माण करा गया। मंदिर प्लस विहार का भी निर्माण करा गया। विहार का मतलब और मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर आप सभी जानते हैं अच्छे से। विहार का मतलब थोड़ा सा समझ लो। विहार का मतलब ऐसा होता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी संत हैं उन सबके रहने का स्थान, रहने का स्थान। तो विहार, कई विहारों का निर्माण कराया पाल वंश के दौरान। ठीक है। और कई मंदिरों का भी निर्माण कराया गया, ये बात कही जाती है। और इस जो हमने ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पढ़ा, इसमें आपको बताया बौद्ध धर्म से संबंधित बातें बताई जाती थी। और हमारे भारतीय बहुत से संस्कृत में जो अनुवाद थे, जो किताबें थे, उनको तिब्बत भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता था। ठीक है। और इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण नाम है, उसका नाम आपको याद रखना है। तो वो नाम है आपका अतिशा दीपंकर। अतिशा दीपंकर, ये नाम आपको याद रखना। अगर पूछा जाए कि भाई अतिशा दीपंकर नाम किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? ये धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देखना है कि संस्कृत भाषा में जो हमारे बहुत से ग्रंथ है उनको तिब्बती भाषा में कन्वर्ट करके यहाँ पर पढ़ाया जाता था। ठीक है। ये धर्मपाल खुद एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके शासनकाल में कई मंदिर और कई विहारों का निर्माण कराया गया। ठीक है। एक छोटी सी शक्ति होने के बावजूद, जो कि बिहार और बंगाल तक सीमित थी, इन लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया।
तो ये बात हो जाती है यहाँ पर खत्म पाल वंश को लेकर। इसमें एक क्विक रिकैप करते हैं कि पाल वंश में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, पाल वंश के बारे में मैंने आपको बताया कि जहां पर अभी बांग्लादेश और बिहार वाला एरिया है, वहां पर एक समय पर, इससे पहले वाले वीडियो में जैसे हमने देखा, तो वहां पर एक गौड़ वंश का शासक हुआ करता था, एक गौड़ वंश का शासन हुआ करता था, गौड़ वंश का वहां पर राज था। और इस वंश का एक राजा था शशांक, इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता, वहां का राजा ये था। लेकिन शशांक की मृत्यु के उपरांत इस वाले एरिया को हर्षवर्धन के अंतर्गत आना पड़ा। लेकिन हर्षवर्धन भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाए, और जहां हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, पूरा क्षेत्र आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक तरह से किसी के अंतर्गत न रहकर छोटी छोटी शक्तियों के अधीन आ गया था। और यहाँ पर जो ये एरिया है, इस बंगाल और बिहार वाले एरिया में एक अराजकता का माहौल फैल गया, कानून व्यवस्था नहीं थी, राजा महाराजा कोई नहीं था। एक ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि जहां पर एक कमजोर आदमी का शोषण हो रहा था, जिसके ऊपर जितनी शक्ति है वो उसका दुरुपयोग कर करके वहां के लोगों को परेशान कर रहा था। और इन्हीं सब चीजों से वहां के लोगों ने परेशान होकर गोपाल नाम के एक को अपना स्वामी चुना, उसको अपना नियुक्त करा, अपना राजा मान लिया। और वहीं से, जहां गोपाल को ये लोग चुनते हैं, वहीं से पाल वंश की शुरुआत हो जाती है। और पाल वंश इसलिए कहा जाता है इस वंश को कि हर व्यक्ति के नाम के बाद में पाल 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 आ रहा है। तो गोपाल के बाद यहाँ पर इनका पुत्र आ जाता है धर्मपाल, और धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, जहां उस तरफ गुर्जर प्रतिहार में वत्सराज था, इधर धर्मपाल था पाल वंश की तरफ से। धर्मपाल का पुत्र देवपाल था, इसने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करे अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के। धर्मपाल के द्वारा एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। ये विश्वविद्यालय संबंधित था बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा को देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या करा जाता था कि जो हमारे संस्कृत में अनुवाद हैं, जो हमारे संस्कृत में ग्रंथ हैं, उनको तिब्बत भाषा में कन्वर्ट करके यहाँ के लोगों को पढ़ाया जाता था। और यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि पाल वंश के दौरान ही कई मंदिर, कई विहारों का निर्माण कराया गया। तो ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए समझ में, जितना मैंने आपको समझाया है। साथ साथ अगर एक छोटी सी बात और देख लें कि भाई इस वंश का जो एक होता है कि अंतिम शासक कौन रहा, तो अंतिम शासक अगर हम देखें पाल वंश का, तो वहां पर आ जाता है भाई आपका मदन पाल। मदन पाल। एक बात आप लोग ध्यान रखें, जो ये क्रम बताया गया है, अगर ये बताए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर धर्मपाल, देवपाल बस इतने ही शासक थे। इनके बाद भी कई शासक आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में उनके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो आपको भी समझने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण आपके सिलेबस में है वो सब बातें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाल वंश को लेकर के बात हो जाती है खत्म। अब पाल वंश के बाद हम शुरू करेंगे यहाँ पर एक और वंश के बारे में, जो आ जाता है दक्षिण भारत से रिलेटेड। तो दक्षिण भारत में कौन सा वंश था वो आपको याद होगा। तो यहां पर दक्षिण भारत का एक वंश पढ़ेंगे अब हम, इसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। अब ये राष्ट्रकूट वंश अगर आप जरा सा याद करें, तो जहां पर वातापी के चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य या चालुक्य वंश था, तो चालुक्य वंश के ये लोग सामंत थे, उनके अंडर आते थे, मतलब उनके अंतर्गत थे ये। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इसी वंश का, जो ये वातापी के चालुक्य था, इसका एक कमजोर शासक था जिसका नाम था कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन सेकंड। इसको हरा देता है कौन? दंती दुर्ग। और ये दंती दुर्ग जब इसको हरा देता है, और ये दंती दुर्ग था कौन? ये था राष्ट्रकूट वंश का। तो यहीं से राष्ट्रकूट वंश की शुरुआत होती है और चालुक्य वंश का पतन हो जाता है। तो इससे आप खुद समझ जाएं कि दंती दुर्ग कौन हो गया भाई? ये हो गया संस्थापक। दंती दुर्ग हो गया आपका संस्थापक किसका? राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश को लेकर कुछ बातें कि इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी आपकी मान्यखेत में। मान्यखेत को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का जो एक प्रसिद्ध शासक है, तो उसे आप कहेंगे कृष्ण। ठीक है, कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम इतना महत्वपूर्ण क्यों है इतिहास के दृष्टिकोण से कि इसने एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरा में
कैलाश मंदिर निर्माण। इसने एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कैलाश मंदिर का निर्माण ये शिव जी से संबंधित है, ठीक है, शिव जी से संबंधित मंदिर है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, आप एक तरह समझ लीजिए कि ये एक पत्थर के टुकड़े को काट के बना रखा है। एक बड़ा सा पत्थर है, उसको काट करके पूरा मंदिर बनाया हुआ है। तो इसी में आप एक कलाकारी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कलाकारी का भी एक नमूना आपको देखने को मिलता है। अगर आप 750 से 1200 ईस्वी के मध्य अगर आप देखें, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अंधेर युग ना कह करके इसका नाम अंधेर युग सही नहीं है, तो यही बताया गया था कि इस समय पर और भी चीजें हैं जो कला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखिए, कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, और ये कैलाश मंदिर शिवजी से संबंधित है और एक ही पत्थर को काट करके ये बना रखा है। राष्ट्रकूटों के अरबों के साथ व्यापारिक संबंध थे। जो ये राष्ट्रकूट थे, इनके अरबों के साथ, अरब लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे, और ये व्यापारिक संबंधों के लिए इनके साथ इन्होंने उदारता दिखा रही थी कि भाई तुम अपने धर्म से संबंधित यहाँ पर मस्जिद बना लो। हिंदुस्तान में मस्जिद बनाने की आजादी, हिंदुस्तान अर्थात जहां पर इनकी टेरिटरी है, जहां पर राष्ट्रकूट का शासक होगा, तो वहां पर मस्जिद बनाने के लिए इनको फ्रीडम है। तो ये बातें दिखाई जा रही हैं कि राष्ट्रकूटों के अरबों के साथ ट्रेड रिलेशन थे, तो मस्जिद बनाने की आजादी। तो एक तरफ तो इसको बोला जाता है कि भाई ये उदारता दिखा रहे हैं, बहुत दया है, बहुत सिंपल आदमी है। साथ साथ ये बोला कि अपने धर्म को तुम प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, प्रचार प्रसार की छूट या मनाने की छूट, अपने धर्म में रिलीजन को एक तरफ से मान लो। लेकिन यहाँ पर ये बातें इनकी एक तरह से रणनीति को दिखाती हैं कि ये व्यापारिक लाभ लेने के लिए, एक तरह से इसके पीछे कहीं ना कहीं एक व्यापारिक लाभ है। जो इतनी उदारता दिखाई जा रही है राष्ट्रकूटों के द्वारा अरबी लोगों के लिए कि एक तरफ तुम उन्हें मस्जिद बनाने की भी आजादी दे रहे हो, धर्म प्रचार करने की भी आजादी दे रहे हो, तो यहाँ उदारता के साथ साथ ही व्यापारिक लाभ का भी एक संकेत हमें देखने को मिलता है। एक बार पुनः इसको हम रिवाइज करते हैं क्विक में कि हमने पढ़ा क्या इसमें हमने राष्ट्रकूट वंश पढ़ा। राष्ट्रकूट वंश ये भी आपको याद होगा त्रिपक्षीय संघर्ष का, इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट करा था। तो जहां उस तरफ आपने देखा कि वत्सराज हारा का है गुर्जर, यहां पर देखिए आपको तब थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। यहां पर देखो ये वत्सराज आ रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से, इधर पर से धर्मपाल आ गया पाल वंश की तरफ से, और राष्ट्रकूटों की तरफ से आएगा ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में। और त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था। ये भी एक शक्ति थी जो त्रिपक्षीय संघर्ष में थी, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग, और इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत को रखा। इसी वंश का एक फेमस शासक रहा जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। इसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कैलाश मंदिर शिवजी से संबंधित था। इस मंदिर की स्पेशलिटी यह है कि एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। राष्ट्रकूटों के अरबों के साथ व्यापारिक संबंध थे, और इसी के मद्देनजर यहाँ पर थोड़ी बहुत उदारता दिखाई गई इनकी तरफ से कि जहां इन्होंने एक तरफ मस्जिद बनाने की इनको आजादी दी, वहीं दूसरी तरफ अपने धर्म के प्रचार प्रसार और उसको अपने रीति रिवाजों के अनुसार मनाने की, सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने उनको आजादी दे रखी थी। तो यहाँ पर ये सब बातें हमने देखी किसके बारे में, 750 से 1200 ईस्वी के मध्य जो भारत की स्थिति थी उसके बारे में हमने यहाँ पर एक रूपरेखा, या जो इसका फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, उसको हमने समझा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है एंड, अर्थात इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट होता है यहाँ पर एंड। और इसमें हमने क्या क्या बातें पढ़ी, जरा एक बार उसको समझते हैं कि हमने क्या क्या बातें देखी। इसमें हमने देखा 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य, जो कि हमारा एनएस की हिस्ट्री बुक का चैप्टर 8 है, पार्ट 1 है, और ये क्लास है 12th। इसमें हमने क्या क्या बातें देखी, हमने देखा कि 750 से 1200 ईस्वी के मध्य में भारत में कौन कौन सी शक्ति थी और क्या क्या भारत में घटनाएं घट रही थी। इसी में हमने देखा कि जहां एक तरफ पे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश था एक समय पर, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही पुष्यभूति वंश का पतन होता है, और उसके परिणाम स्वरूप भारत के अनेक अनेक कोनों पर छोटी छोटी शक्तियों का उदय होता है। उन्हीं शक्तियों के उदय के क्रम में हमने देखा एक तरफ गुर्जर प्रतिहार वंश था जो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में था, वहीं
वहीं हमने एक तरफ पाल वंश देखा जो कि बांग्लादेश और बिहार वाले एरिया में था। वहीं हमने दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश को देखा। और इन तीनों वंशों के बीच में एक तरह से एक संघर्ष होता है, एक युद्ध होता है जो कि कहलाया जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष को हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने एक एक करके जितने भी इसमें ये त्रिपक्षीय संघर्ष में जिन लोगों ने भागीदारी करी है, जिसमें एक तरफ गुर्जर प्रतिहार वंश था, पहले हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देखा, फिर हमने उसके बाद आपका पाल वंश देखा, फिर हमने उसके बाद आपका राष्ट्रकूट वंश देखा। और इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम बस एक और वंश रह गया है, उसको हम इस वीडियो के बाद वाले पार्ट में देखेंगे, जिसका नाम आ जाता है हमारा चोल वंश। तो उसके बाद रह जाता है हमारा चोल वंश, और इस चोल वंश को हम इसके बाद वाले पार्ट में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।